सुबह 4 बजे उठने के कारण उमा जी को दोपहर में नींद आ रही थी, इसलिए कुछ देर सोने के लिए लेटी ही थी कि डोरबेल की आवाज़ सुनकर उनको फिर उठना पड़ा। दरवाज़ा खोला तो देखा कि पोस्टमैन डाक लिए खड़ा था। डाक लेकर अंदर आकर एक बार तो वे सारी डाक अपनी पलंग के पास रखी टेबल पर डालकर पुनः सोने का प्रयास करने लगी, पर एक बार नींद में खलल पड़ने के बाद वापस नींद आना इतना आसान नहीं था। अतः 10 मिनट आँख बंद कर सोने का प्रयास करके उमा पुनः उठकर बैठ गई। पास रखी डाक उठाकर देखी तो उसमें फ़ोन बिल, बिजली का बिल तथा किसी मेडिकल कॉन्फ्रेंस का निमंत्रण लेटर और 2 लेटर नजर आए। एक लिफाफे पर उनका पता टाइप किया हुआ था। कोने में सेंडर के नाम पर पंकज का नाम देखकर आश्चर्य हुआ। पंकज के जाने के बाद आज पहली बार उसका लेटर मिला था। इतने समय बाद बेटी को माँ की याद कैसे आई? इसी उत्सुकता के कारण उन्होंने झटपट पंकज का लेटर खोला। पंकज ने 2-4 औपचारिक शिष्टाचार के वाक्यों को लिखने के बाद अपने लेटर लिखने के मूल उद्देश्य पर आते हुए लिखा था। माँ, आपको यह जानकर खुशी होगी कि मेरा बिजनेस आजकल अच्छा चल रहा है और मुझे लगता है कि आगे भी इस सेक्टर में बहुत स्कोप है, इसलिए मैं अपने बिजनेस को एक्सटेंड करना चाहता हूँ। इस संदर्भ में मुझे एक बड़ी अच्छी ऑफिस खरीदनी होगी। माँ, आप तो जानती हैं कि किसी भी मेट्रो सिटी में एक छोटी सी दुकान खरीदना भी कितना मुश्किल होता है। हालांकि मेरी कमाई अच्छी है, पर मैं अपने बिजनेस के मुनाफे को तो अपने व्यापार विस्तार में लगा देता हूँ। अब मुझे ऑफिस खरीदने के लिए अतिरिक्त रुपयों की व्यवस्था करनी होगी। इसके लिए एक योजना मेरे दिमाग में आई है कि क्यों ना हम अपना झांसी का मकान बेचकर रकम की व्यवस्था करें। फिलहाल आप वहाँ रह रही हैं। घर पर आपके बाद तो हम दोनों भाइयों को वहाँ आकर बसने का कोई इरादा नहीं है। मैंने इस विषय में प्रशांत भैया से भी बात की थी। उन्होंने तो स्पष्ट कह दिया कि उनकी भारत लौटने की कोई गुंजाइश नहीं है। वे अमेरिका में ही अच्छी तरह सेटल हो चुके हैं। उनको आपकी किसी प्रॉपर्टी में भी कोई रुचि नहीं है। अतः उन्होंने अपना हिस्सा भी मेरे नाम कानूनी तौर पर कर दिया है। इस तरह प्रशांत भैया की ओर से तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब बस सब कुछ आपको ही तय करना है। आप अकेली वहाँ रहकर क्या करेंगी? इससे बेहतर होगा कि आप हमारे पास ही शिफ्ट हो जाएं। वैसे भी आजकल आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। ऐसे हालात में आपका वहाँ अकेले रहना ठीक नहीं है। पिछली बार पापा के निधन के समय मैं वहाँ आया था तो मेरी अपनी पड़ोसी मिश्रा अंकल से इस संबंध में बात हुई थी। वे अपने मकान को खरीदने में काफ़ी इंटरेस्टेड लगे। इसके लिए वे अच्छी कीमत देने को भी तैयार हैं। चूँकि ये मकान आपके नाम है, अतः सारे डॉक्यूमेंट्स पर आपके हस्ताक्षर होने हैं। मैंने दिल्ली में ही सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लिए हैं, जिनको इस लेटर के साथ आपको भेज रहा हूँ। आप जहाँ जहाँ निशान लगे हैं ना, वहाँ हस्ताक्षर करके मुझे शीघ्र सारे पेपर्स वापस भेज दें। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस संबंध में कोई ढील नहीं करेंगी। वो मुझे बिना देर किए अपने हस्ताक्षर करके पेपर्स भेज देंगी। शेष कुशल, आपका पंकज। पंकज का लेटर पढ़कर उमा हैरान सी हो गई थी। कभी लेटर को तो कभी उसके डॉक्यूमेंट्स को देख रही थी। बिना उनकी सलाह मशविरा किए अपनी ओर से तो पंकज ने सब कुछ तय कर डाला था। गनीमत थी कि मकान उनके नाम था, अन्यथा वह तो शायद मकान का सौदा भी अपने आप करके उनको सूचना भर दे देता। पंकज को उनके अकेलेपन और उनके स्वास्थ्य की चिंता भी अभी अभी ही होने लगी थी। अन्यथा पिछले वर्षों में वे कितनी बार उसको अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कुछ समय अपने पास बिताने का आग्रह कर चुकी थी। पंकज का लेटर खोलने के पूर्व उसका लेटर पाने को जो सुखद उत्साह उनमें था, वह काफूर हो गया था। मन में एक अजीब सी खालीपन का एहसास हो रहा था। उमा सोच रही थी कि आजकल की पीढ़ी कितनी व्यक्तिपरक और आत्मकेंद्रित हो गई थी। मानसी भी उनकी संतान थी, पर पंकज ने उनकी संपत्ति में उसकी हिस्सेदारी को शायद जानबूझकर अनदेखा कर दिया था। पंकज का लेटर पढ़ने के बाद उन्होंने जब दूसरा लेटर उठाया तो उस पर लिखी मानसी की हस्तलिपि को पहचानने में वे कैसे भूल कर सकती थी।
वैसे भी मानसी से तो उनका बातचीत लेटर द्वारा चलता ही रहता था। मानसी ने क्या लिखा होगा, इस उत्सुकता से उन्होंने उसका लेटर भी खोला। मानसी ने लिखा था, पूज्य माँ, इस बार मेरे लेटर देने में कुछ विलम्ब हुआ, क्षमा करें। आप तो जानती ही हैं कि नए नए अस्पताल को जमाने की व्यवस्था में समय कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। माँ, आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि विनीत और मैंने मिलकर एक योजना बनाई है कि अपने अस्पताल के साथ के ब्लॉक में ही एक नया शिशु गृह खुले, जहाँ बेसहारा और अनाथ बच्चों का लालन पालन किया जा सके। हमारे नए शिशु गृह पालना का निर्माण कार्य काफ़ी हद तक हो चुका है और निर्माण कार्य की यही रफ्तार रही तो अगले माह 15 अगस्त पर इसका विधिवत उद्घाटन करने का विचार है। इस अवसर पर उपस्थित होने के लिए यह लेटर विशेष रूप से मैंने आपको लिखा है ताकि आप अभी से अपने आने की पूर्व तैयार कर लें। आपके हाथों से ही पालना का शुभारंभ होगा, अतः नहीं आ पाने का आपका कोई बहाना हमें मंजूर नहीं होगा। मानसी ने आगे लिखा था, माँ, पिछले 27 वर्षों में आपने जो प्यार, स्नेह और सहारा दिया है ना, उसके लिए अपनी इच्छा व्यक्त करने के लिए मैं बहुत बार सोच चुकी हूँ, पर हर बार एक संकोच की दीवारें आड़ी आ जाती थी। अब बहुत दिनों तक सोचने के बाद अपने मन की बात आपसे करने का मैंने निर्णय कर लिया है। माँ, आपने मुझ बेसहारा अनचाही बिन माँ की संतान को अपनाकर मुझ पर जो उपकार किया है, उसके लिए मेरे हृदय का रोम रोम आपके प्रति ऋणी है। आपने मुझे केवल सहारा ही नहीं दिया, मुझे आपने अंतर्मन से अपनाया, मेरी अच्छी से अच्छी परवरिश की, मुझे पढ़ाया लिखाया और डॉक्टर बनाया। यह सब मैं क्या भूल पाऊंगी? स्वयं की दो संतानें होते हुए भी आपने मुझे एक पल के लिए भी इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि मैं आपकी जन्मदायी पुत्री नहीं बल्कि एक अपनाई हुई पुत्री हूँ। अपने बचपन की एक एक स्मृति को मैंने बहुत सहेज कर रखा है। जब प्रशांत और पंकज भैया मुझे छेड़ते, तंग करते, तब भी आप उनका पक्ष लेने की बजाय सदैव मेरी ही तरफदारी करती। माँ, अपने बचपन में तो मैं यही समझती रही कि आप ही मेरी जननी हैं, पर जब कुछ समझ आई और हकीकत का पता चला तो आपके प्रति मेरी श्रद्धा द्विगुणित हो गई। उसी दिन आप मेरी सब कुछ, फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड बन गई थी। माँ, मैंने भगवान को तो नहीं देखा है, पर आप में मुझे हमेशा भगवान ही नजर आए हैं। आपने मेरी जैसी असहाय, लाचार और बेबस बच्ची को अपनाकर समाज में अपनी उदारता का जो आदर्श स्थापित किया है, वही पथ मेरे जीवन का मार्गदर्शन बन गया है। मेरी बहुत वर्षों से यह अभिलाषा रही थी कि मैं भी आपकी तरह जीवन में कम से कम एक अनाथ को सनाथ बना पाऊँ। विनीत का हर तरह संयोग और मार्गदर्शन तथा आपकी प्रेरणा ही मेरे जीवन का पाथेय बने। जिस दिन आपके हाथों से पालना का शुभारंभ होगा, वह दिन मेरे जीवन का स्वर्णिम दिन होगा। आपके 65 जन्म दिवस पर विनीत और मेरा आपके लिए यह एक छोटा सा उपहार है। बस अब तो आपके आगमन की प्रतीक्षा है। कृपया निराश नहीं करिएगा। मानसी के लेटर की आत्मीयता ने उन्हें भीतर तक सरोबार कर दिया था। वह चुप चुप सी शांत स्वभाव वाली लड़की आज सहसा कितनी मुखर हो गई थी। आज अचानक ही जीवन की धूप छांव का साथ साथ अनुभव हो रहा था। उनके सामने एक और पंकज का लेटर था, जिसमें केवल अपने हक और अधिकारों की बात लिखी गई थी। अपने दोनों पुत्रों की अच्छी से अच्छी परवरिश के लिए उन लोगों ने क्या कुछ नहीं किया। अच्छी से अच्छी स्कूल, हॉस्टल में उन्हें भेजा, उनको जीवन की हर सुविधाएं उपलब्ध कराई। पर उनके बच्चों ने, यह तो हर माँ बाप का बच्चों के प्रति कर्तव्य होता है, समझ कर कभी उनकी भावनाओं को महत्व नहीं दिया। दूसरी ओर मानसी का लेटर था। लेटर के हर शब्द में उनके प्रति उसकी श्रद्धा और आदर के भाव थे। मानसी ने उनको इतना सम्मान दिया था कि उसके लेटर को पढ़कर एक बार तो पंकज की लेटर से मिली व्यथा और पीड़ा को वो भूल ही गई। आज अपने अतीत के पन्ने पलटने का उनका बहुत मन हो रहा था। पिछले कुछ वर्षों में जीवन में इतना कुछ घट गया था। मानसी का आगमन उनके जीवन में अप्रत्याशित रूप से हुआ था। उन दिनों वे सरकारी अस्पताल में महिला रोग चिकित्सक के रूप में कार्यरत थी।
उस समय वे अपनी यूनिट का प्रमुख थीं। अपनी कार्यकुशलता के कारण उनके मरीजों में अच्छी लोकप्रियता थी। उन्हीं दिनों में मीना पुनः उनके संपर्क में आई। बचपन में मीना और वे एक ही महल्ले में रहने के कारण एक दूसरे से परिचित थी। मीना के उनसे उम्र में 7-8 वर्षों का अंतर होने के कारण उससे उनकी मित्रता तो नहीं थी, फिर भी दोनों परिवारों के बीच मधुर संबंध थे। महेश से विवाह होने के बाद वे स्वयं तो झांसी आ गई थी। बाद में मीना का विवाह कहाँ हुआ उन्हें पता नहीं चल पाया। उस दिन कई वर्षों के पश्चात अचानक एक मरीज के रूप में मीना जब उनके पास आई तो एक बार की तो उसे पहचान भी नहीं पाई। वह सुंदर नाजुक सी लड़की पिछले 10 वर्षों में कितनी बदल गई थी। मीना ने भी शायद उम्मीद नहीं की थी कि उसकी जांच करने वाली डॉक्टर उसकी परिचित ही निकलेगी। कुछ क्षणों के लिए दोनों एक ही दूसरे को पहचानने का प्रयास करते रहे। बाद में मीना से उसका विस्तृत परिचय पाकर उन्हें सब कुछ स्मरण हो आया। उस समय मीना को 4था महीना चल रहा था। वह बहुत कमज़ोर और एनीमिक लग रही थी। मीना से ही पता चला कि पिछले 4 वर्षों में 2 कन्याओं और जन्म देने के अलावा उसका एक बार पांव फिसल कर गिर जाने से एबॉर्शन हो चुका था। इतने कम अंतराल पर वह एक बार फिर से गर्भवती हो गई थी। मीना के चेहरे की घबराहट देखकर उन्होंने जब उसकी परेशानी का कारण पूछा तो उसने बतलाया कि 2 बेटियों को जन्म देने के कारण उसके पति और सास उस पर बहुत जुल्म ढा रहे हैं। एक बार तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि अगर उसने फिर से बेटी को जन्म दिया तो वे लोग उसको घर से ही निकाल देंगे। मीना की दर्द भरी दास्तान को सुनकर वे विचार मग्न हो गई थी। मीना बार बार उनसे प्रार्थना कर रही थी कि वे उसका गर्भपात कर दें, ताकि यदि उसके गर्भ में इस बार भी कन्या भ्रूण हुई तो उसकी सास और पति उसे कतई माफ़ नहीं करेंगे। मीना की बात सुनकर वे गंभीर हो गई, पर उसकी जांच करने के पूर्व ही वे कुछ भी नहीं कह सकती थी। उन्होंने मीना का अच्छी तरह से मुआयना करने के पश्चात उसे स्पष्ट कह दिया था कि उसका 18 सप्ताह का गर्भ होने के कारण उसका इस हालत में गर्भपात करना उसके लिए जानलेवा हो सकता है। उन दिनों सोनोग्राफी का भी विशेष प्रचलन नहीं था, जिससे उसकी अंदरूनी स्थिति की स्पष्ट जांच हो पाती। उन्होंने उसको समझाना चाहा कि यदि उसके पति और सास उस पर पुत्र पैदा करने के लिए मानसिक रूप से इतना दबाव डाल रहे हैं तो वह अंतिम बार एक चांस और ले लें। हो सकता है इस बार उसके गर्भ में पुत्र हो। पहले तो मीना पर उनकी बातों का विशेष असर नहीं हुआ। वह बार बार एक ही रट लगाए जा रही थी कि वे उसका एबॉर्शन कर दें, पर जब उन्होंने उसकी बात को मानने से स्पष्ट इनकार कर दिया और उसे देर तक समझाया तो वह कुछ सहज हुई। उन्होंने उससे यह भी कहा था कि कोई तकलीफ हो वह निसंकोच उनके पास आए। उन्होंने अपने पास से मीना को आवश्यक दवाएं और टॉनिक भी दिए तथा उसे स्पष्ट ताकीद भी दी कि वह अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखे। इस प्रकार मीना से उनका पुनः संपर्क हुआ। उसके बाद मीना समय समय पर उनके पास जांच के लिए आती रही। मीना से धीरे धीरे उसकी पारिवारिक परिस्थितियों की जानकारी मिलती रही। मीना ने बतलाया कि उसके पति घर में अकेले कमाने वाले थे। उन पर अपनी माँ तथा 2 कुंवारी बहनों की पहले से ही जिम्मेदारी थी। जब उसके भी 2 लड़कियां हो गई तो उसकी सास और पति बहुत बौखला गए थे। अपनी सारी कुंठा और नाराज़गी वे उस पर निकालते रहते थे। यही वजह थी कि जैसे जैसे प्रसव का समय नज़दीक आ रहा था, मीना के मन में डर और शंकाओं के बादल गहराते जा रहे थे। मीना की शारीरिक अवस्था को देखते उसका ऑपरेशन होना था। मीना की घबराहट बहुत बढ़ गई थी। ऑपरेशन टेबल पर भी मीना उनको हाथ पकड़कर बार बार याचना कर रही थी, दीदी यदि ऑपरेशन के दौरान मेरी मौत हो जाए और इस बार यदि मेरी बेटी ही पैदा हो तो आप कृपया मेरे घर वालों को मेरी बच्ची को नहीं सौंपें। मैं नहीं चाहती कि मेरी पहली 2 बेटियों की तरह इसको भी जन्म लेते ही अपमान और उपेक्षा झेलनी पड़े। आपके पास तो बहुत ऐसे निसंतान दंपति आते होंगे जिनके अपने बच्चे न होने के कारण वे दूसरों के बच्चों को गोद लेना चाहते हैं। आप कृपया ऐसे ही ज़रूरतमंद दंपति को मेरी बच्ची सौंप दें, जहां उसके आगमन का सदैव स्वागत किया जाएगा।
कहते कहते मीना रो पड़ी थी। मीना की बातों को सुनकर उनकी भी आंखें भर आई। उन्होंने उसे आश्वस्त किया, मीना, तुम किसी प्रकार का तनाव इस समय मत रखो। वैसे तो मुझे विश्वास है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, फिर भी मैं तुम्हें वादा करती हूँ कि यदि तुम्हारी बेटी होगी तो उसकी हर तरह से मैं हिफाजत करूँगी, और जब तक कोई सुयोग्य परिवार उसे अपनाने के लिए नहीं मिलेगा तब तक तुम्हारी बेटी को स्वयं मैं अपने पास रखूँगी। उनका आश्वासन मिलने के बाद मीना बहुत निश्चिंत सी हो गई थी। उसकी आंखों में आए भाव वे आज भी नहीं भूल पाई हैं। वह बोली, दीदी, मैं जीवन भर तनाव मुक्त और निश्चिंत होकर जी तो नहीं पाई, पर आज आपकी बातें सुनकर शांति से मर सकूंगी। उसके बाद दवाओं के प्रभाव के कारण उसकी आंखें बंद हो गई। ऑपरेशन के दौरान अचानक उसका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाने के कारण उसकी स्थिति गंभीर हो गई थी। हर संभव प्रयास करने पर भी वे उसको तो बचा नहीं पाई। हाँ, उसकी बेटी जरूर सही सलामत पैदा हो गई थी। ऑपरेशन थिएटर से वे बहुत दुखी मन से जब बाहर निकली तो मीना की सास ने बजाय मीना के स्वास्थ्य के विषय में पूछने के पहला प्रश्न यही किया। उन्होंने इनकार करते हुए जब उसे मीना की मृत्यु और उसे पुत्री होने की सूचना दी तो वह अपना सिर पीटते हुए बोल पड़ी, हे भगवान, हमारे तो कर्म ही फूट गए। हाय, मेरे बेटे का क्या होगा? इस महंगाई के ज़माने में वह कैसे अपनी 2 बहनों और 3 बेटियों का बोझ उठा पाएगा? फिर मीना को कोसते हुए बोली, वह अभागी स्वयं तो चली गई, पर जाते जाते यह नई मुसीबत हमारे गले मड़ गई। अच्छा होता भगवान उसके साथ साथ इसे भी उठा लेता। मीना का पति चुपचाप खड़ा अपनी माँ की बातें सुनता रहा। उसमें तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह अपनी माँ की अनर्गल प्रलाप को रोकता, बल्कि उसके चेहरे के भावों से तो यही लग रहा था कि वह अपनी माँ से सहमत ही था। उसको देखकर लग रहा था कि उसको अपनी पत्नी की मौत का कोई भी खास दुख नहीं हुआ था। उन लोगों के रुख को देखकर उन्हें विश्वास हो गया कि मीना ने ठीक ही कहा था कि उसकी सास और पति कितने निर्मम हैं। वास्तव में उसकी बेटी को उन क्रूर हाथों में सौंपना उचित नहीं था, पर इसके लिए उसके पति की स्वीकृति लेनी जरूरी थी। उन्होंने जब उसकी अंतिम इच्छा के विषय में उन्हें बताया तो जैसे उनको मुंह मांगी मुराद ही मिल गई। उसका पति 2-4 मिनट अपनी माँ से सलाह मशविरा करने के बाद तुरंत बोला, डॉक्टर साहब, यदि मीना की भी अंतिम इच्छा यही थी कि इस बच्ची को किसी सुपात्र को गोद दे दिया जाए तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। मैं उसकी अंतिम इच्छा का अनादर नहीं करूँगा। बस यही समझकर संतोष कर लूँगा कि मीना के साथ बच्ची भी जन्म लेते ही हमसे बिछड़ गई। मैं तो पहले से ही अपनी 2 बहनों और 2 बेटियों की जिम्मेदारियां उठाते उठाते परेशान हो गया हूँ। अब फिर एक बेटी का अतिरिक्त बोझ मैं नहीं उठा पाऊँगा। इससे तो बेहतर होगा कि इसे किसी सुयोग्य हाथों में सौंप दें ताकि उसका भविष्य तो संवर सके। मीना के पति की बात सुनकर उमा गंभीर हो गई थी। हालांकि जानबूझकर अपनी संतान को त्यागने का निर्णय अनुचित जरूर था, पर उसके घर की परिस्थितियों को जानने के बाद वे उसके पति के प्रति कुछ नरम जरूर हो गई। मीना के पति से अपनी बच्ची से सारे संपर्क तोड़ने की कानूनी औपचारिकता को पूरा करने के बाद उन्होंने उन लोगों को हॉस्पिटल से जाने की स्वीकृति दे दी। मीना की बच्ची देखने में बहुत प्यारी और सुंदर थी, पर पर्याप्त पोषण नहीं मिलने के कारण बहुत कमज़ोर थी। अतः कुछ समय उसे नर्सरी में रखने का तय किया गया ताकि उसकी उचित सार संभाल हो सके। घर आने पर भी उनका मन किसी काम में नहीं लग पाया। मीना और नवजात बच्ची की छवि उनकी आंखों के समक्ष घूम जाती थी। जब तक बच्ची को किन्हीं सुयोग्य हाथों में नहीं सौंप देती वे स्वयं भी निश्चित नहीं हो सकती थी। उनके पति ने उन्हें विचार मग्न देखकर 1-2 बार टोका भी, पर उन्होंने हॉस्पिटल की कोई प्रॉब्लम कहकर बात टाल दी थी। दूसरे दिन हॉस्पिटल गईं तो स्वतः ही उनके कदम उस नन्ही बच्ची को देखने नर्सरी की ओर उठ गए। उनको बच्ची के पास देखकर नर्सरी की कई नर्सें बच्ची के पालने के इर्द गिर्द इकट्ठी हो गई थी। सभी एक स्वर में कह रही थी, मैडम, कितनी प्यारी और सुंदर बच्ची है, इसको तो कोई भी अपना लेगा। उसी समय बच्ची रोने लगी। उसको रोता देखकर सहसा उनका हृदय उमड़ पड़ा।
उन्होंने झट से उसको गोद में लेकर अपने सीने से लगा लिया। उस नन्ही जान को भी शायद उनके हृदय से लगकर माँ की स्पर्श की उष्मा का एहसास हुआ था। तभी वह उनकी गोद में जाते ही एकदम चुप हो गई थी। बस उसी क्षण उन्होंने मन में एक निर्णय ले लिया कि वे उस बच्ची को किसी गैर को न सौंपकर स्वयं अपनाएंगी। अब से वो 2 पुत्रों के साथ साथ एक पुत्री की भी माँ बन गई हैं। यह एहसास उन्हें अंदर तक सुकून पहुंचा गया। अपने प्रथम पुत्र के पश्चात उन्होंने ईश्वर से बहुत मन्नत मांगी थी कि अगली बार उन्हें एक पुत्री जरूर मिले। उस समय तो उनकी कामना पूर्ण नहीं हुई, पर आज अनायास ही ईश्वर ने उनकी चिर संचित कामना को अवश्य पूरा कर दिया था। इस प्रकार मानसी का उनके जीवन में आगमन हुआ। मानसी को अपनाने के उनके फैसले से शुरू में तो उनके पति भी विशेष सहमत नहीं थे। उन्होंने अपने पति से जब मानसी की परिस्थितियां तथा अपनी इच्छा के विषय में देर तक बातचीत की तो अतः उन्हें भी झुकना पड़ा। अपने पति को तो उन्होंने किसी तरह मना लिया था, पर प्रशांत और पंकज की इस विषय में क्या प्रतिक्रिया होगी, इस दुविधा में वे कई दिनों तक रहीं। दोनों बच्चे उस समय उन लोगों से दूर हॉस्टल में पढ़ रहे थे। मानसी के आने से उन्हें जीवन में एक नया मकसद मिल गया था। हालांकि उसकी परवरिश में शुरू में कुछ कठिनाइयाँ आईं। सुबह हॉस्पिटल जाने के बाद उनकी अनुपस्थिति में बच्ची की देखरेख के लिए एक भरोसेमंद और कुशल परिचारिका की व्यवस्था करने से लेकर उसके खाने पीने पहनने की सामग्री जुटाने में शुरू में उन्हें कुछ मेहनत करनी पड़ी। फिर से रातों को जागने का सिलसिला एक बार पुनः शुरू हो गया था। पर थोड़े दिनों में अपनी नई जिम्मेदारियों की उन्हें आदत भी पड़ गई। गर्मियों की छुट्टियों में प्रशांत और पंकज घर आए तो मानसी को देखकर शुरू में तो वे बहुत खुश हुए। वे उसके साथ खेलते, कभी उसको दूध पिलाने की कोशिश करते तो कभी उसकी नैपी बदलने में भी उन्हें मज़ा आता। पर कुछ दिनों बाद ही उन्हें जब लगने लगा कि उनकी मम्मी सारा समय मानसी की देखभाल में ही व्यतीत कर देती हैं, तो उन्हें मानसी की उपस्थिति खटकने लगी। आप इसको क्यों लेकर आ गई? इसे वापस क्यों नहीं अपने घर भेज देती? बच्चों की झुंझलाहट, नाराज़गी को दूर करने का हर संभव प्रयास उमा करती। बड़े होने के साथ साथ मानसी के प्रति उनकी उपेक्षा और नफरत बढ़ती ही गई। इसी बीच मानसी भी बड़ी हो रही थी। मानसी को उन्होंने अच्छे स्कूल में डाल दिया। बचपन से ही मानसी पढ़ने में बहुत अच्छी रही। अपने कक्षा में सदैव अव्वल आती रही। उनकी बहुत इच्छा थी कि उनके दोनों बेटे में से कोई एक तो उनके व्यवसाय को अपनाए, पर पंकज ने MBA में दाखिला किया और प्रशांत ने इंजीनियरिंग करने का निश्चय किया। दोनों बच्चे शुरू से ही हॉस्टल में रहने के कारण परिवार से कट से गए थे। अपने अभिभावकों के साथ भी उनका खास लगाव नहीं रहा। बच्चों की मानसी के प्रति व्यवहार की शुष्कता गाहे बगाहे प्रकट होती रही। वे सोचती बड़े होने पर वे स्वयं समझदार हो जाएंगी, पर ऐसा नहीं हुआ। MBA करने के बाद प्रशांत को किसी मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत अच्छी नौकरी मिल गई थी। कुछ समय मुंबई में रहने के बाद वह विदेश चला गया। एक बार विदेश जाने के बाद वह वहीं होकर रह गया। वहीं उसने अपनी पसंद की किसी लड़की से विवाह भी कर लिया। विवाह करने के पश्चात उन लोगों को अपनी शादी की फ़ोटो भेजकर अपने फैसले की सूचना भर दी थी। पंकज ने भी इंजीनियरिंग करने के बाद दिल्ली में ही कुछ समय किसी बड़ी कंपनी में प्रशिक्षण लिया, फिर अपनी फैक्ट्री लगा ली थी। उसने भी दिल्ली में ही अपनी पसंद की लड़की से शादी करके वहीं बसने का फैसला कर लिया था। मानसी ने मेडिकल में प्रवेश लेकर उनकी इच्छा को फलीभूत करने का फैसला किया। MBBS करने के बाद वह MS कर रही थी। उन्हीं दिनों अचानक महेश को हृदय का दौरा पड़ा। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल्स में भर्ती करना पड़ा, फिर भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। दोनों लड़कों को सूचना दी गई। प्रशांत ने तो किसी ज़रूरी कार्य में व्यस्तता के कारण आने में असमर्थता प्रकट की। हाँ, पंकज ऑपरेशन के समय जरूर उपस्थित हो गया था। वह भी 2-3 दिन रहने के बाद आवश्यक काम आ जाने से वापस चला गया। ऑपरेशन के पश्चात 5-7 दिन तक तो महेश की तबीयत ठीक रही। फिर अचानक ही
उनकी स्थिति गंभीर हो गई। उन दिनों मानसी ने जी जान एक कर दिया था। डॉक्टरों को बुलाने, दवाइयों की व्यवस्था करने के साथ साथ उन्हें भी हिम्मत बांधने की कोशिश में ही निरंतर लगी रहती। मानसी की सेवा ने उनके पति का मन भी जीत लिया था। उन्होंने अपने अंतिम समय में उनका हाथ थामते हुए यही कहा, उमा, मानसी ने मेरी जो सेवा की है वह मेरे बेटे भी नहीं कर पाए। प्रशांत के लिए तो अपने मरते हुए बाप से भी ज़्यादा महत्व उसके काम का है। पंकज औपचारिकता निभाने आया भी तो काम का बहाना बनाकर 2-3 दिनों में वापस चला गया। कभी कभी मुझे यह सोचकर ही बहुत घबराहट हो जाती है कि यदि मानसी हमारे पास नहीं होती तो हमारी क्या दशा होती। अब जाते जाते मैं इस बात से तो निश्चित हूँ कि भले ही हमारे बेटों के पास हमारे लिए समय नहीं है, पर हमारी बेटी तो सुख दुख में सदैव हमारे साथ रही है। वास्तव में मानसी को अपनाने का तुम्हारा निर्णय बहुत सही रहा। महेश की बातें सुनकर पास खड़ी मानसी की आंखें भी भर आई, पर उसे इस बात का बहुत बड़ा संतोष था कि अपने अंतिम दिनों में पापा ने भी उसे अपना लिया था। महेश के जाने के बाद उनके जीवन में बहुत उदासी आ गई थी। शारीरिक दुर्बलता और मन में दुख तथा अवसाद ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया था। इसलिए उन्होंने हॉस्पिटल से भी अवकाश ले लिया था। अपने जीवन का अंतिम समय उन्होंने कल्याणकारी कार्यों में समर्पित करने का फैसला ले लिया था। मानसी उनका बराबर ध्यान रखती थी। 2 साल बाद उनकी सहमति से अपने सहपाठी से विवाह करके मानसी भी दिल्ली चली गई थी। मानसी के विवाह पर उन्होंने दोनों बेटों को बुलाया, पर दोनों ने मन से उसे कभी अपनी बहन नहीं माना। अतः उनका विवाह में शामिल ना होना उन्हें कोई आश्चर्य की बात नहीं लगी। मानसी दिल्ली जाने पर भी जब भी मौका मिलता 1-2 महीने में उनको संभालने एक चक्कर जरूर लगा लेती थी। बस जीवन इसी गति से चल रहा था। आज अचानक मिले पंकज और मानसी के लेटर ने उनके शांत जीवन में पुनः एक हलचल सी ला दी थी। दोनों ही लेटर दिल्ली से आए थे, पर दोनों को लिखने के पीछे उद्देश्य भिन्न थे। वह सोच रही थी कि रिश्तों के भी कितने आयाम हैं। प्रशांत और पंकज को तो उन्होंने जन्म दिया था, उनसे तो उनका खून का रिश्ता था। फिर दोनों बच्चों ने इस रिश्ते को कभी भी विशेष महत्व नहीं दिया, जबकि मानसी से तो उनका कोई रक्त संबंध नहीं था। फिर भी वह उनके हृदय में कितनी नज़दीक थी। मानसी के व्यवहार में, आचार में उनके प्रति श्रद्धा और सम्मान था। इस बात का कुछ कुछ अंदाज उन्हें दिल तक छू गया था। वे सोच रही थी कि लोग कहते हैं कि खून का रिश्ता ही सब कुछ होता है, पर उन्हें तो लगता है कि मन के रिश्ते से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता है। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करें। साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।